महाराष्ट्र के लिए मोदी ने क्या किया वो बताना जरूरी है। अगर आपने कुछ खाना खाया और आपको दूसरे दिन बोला गया आपने जो खाया था वो जहर था, हर जगह मोदी नहीं खड़े होते। 545 मोदी है नहीं इंडिया में। ये कैसे हम हिंदू ऐसे ऐसे कहाँ से तोल मटोल दिया। कहीं ना कहीं जुडिशरी भी पॉलिटिक्स जैसे थिंक कर रही है, क्या चलो ठंडा करके खाओ। ऊपर वाले की जेब में 2000 रखा है मोदी जी ने, मगर नीचे वाले जेब से 20,000 काट लिया है। 30 एकड़ खेती है सर मेरा भाई काम करता है, मुझे पैसे भेजता है। अगर यूपीएससी की हो सकती है एग्जाम तो महाराष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती। इसलिए हम बहुत डिप्रेशन में, सभी लोग बहुत डिप्रेशन में। लाल दिव्याची गाडी पाहिजे असेल तर 9ची तयारी करा। 9 मतलब लाल बत्ती चाहिए तो 9 लाख अरेंज करो। विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी ये मुद्दा बहुत बार उठाया है। 1000 पोस्ट है, एक ड्राइवर का बच्चा आईएएस बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर ड्राइवर का बच्चा आईएएस बनेगा। ये ट्रैप है। परीक्षा नहीं हो रहे, एग्जाम नहीं हो रहे, आ रहे तो 3-4 साल बाद रिजल्ट आ रहे हैं उसके। बच्चे सीरियस नहीं है बोल के कुछ भी बोल देंगे क्या। उनकी 2 डिप्टी सीएम आपके स्टेट में, किसकी बात कर? जो बच्चे लोगों को पता है कौन है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल ललन टॉप की चुनाव यात्रा को लेकर के पुणे शहर में हूं। ये इलाका सदाशिव पेट का है, जिसे आप पूना की राजेंद्र नगर के तौर पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है, एमपीएससी की तैयारी होती है, बाकी जो एसएससी लेवल की तैयारियाँ होती हैं उसके लिए पूरे महाराष्ट्र से छात्र यहाँ जुटते हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ये जितने आपको खोखे दिख रहे हैं ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं और यहीं पे बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं। उनके मेंटर्स यहाँ पे होते हैं। कई बच्चे और उनके मेंटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे जानने वाले हैं कि महाराष्ट्र में सरकारी नियुक्तियों का जो मामला है वो कितना फेयर है, जो स्ट्रक्चर है वो कितना दुरुस्त है, क्या परीक्षाएं नियमित समय पे हो रही हैं, क्या जिस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं उससे छात्र संतुष्ट हैं और उनकी किस तरह की मांगें हैं, उनकी किस तरह की आकांक्षाएं हैं जो आने वाली सरकार है उससे। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे, तसल्ली से सबसे बात करेंगे। भाषा की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिंदी में बात रखिए, इंग्लिश में बोलिए जिसको बोलना है, आप मराठी में भी बोल सकते हैं, हम उसको हाथों हाथ ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत हम इनसे करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? माझं नाव अश्विनी घाटगे. एक्झामची डेटच येत नाही आहे राज्यसेवेच्या. ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो डेट ही नहीं आ रही है। मैम, कब से आप तैयारी कर रहे हो? 1-2 वर्ष झालं आम्ही करतोय अभ्यास. 1-2 साल से इनकी तैयारी चल रही है। एक्झामची डेट न आल्यामुळे मॅनेजमेंटच नाही करता येते की एक्झॅक्ट केवढा किती दिवसाचा प्लॅन करायचा आहे, कोणते चॅप्टर किती तासासाठी काय काय करायचं आहे, एक्झॅक्ट प्लॅनच नाही व्यवस्थित करता येते कारण तारीखच येत नाही आहे. त्यामुळे कौन से मैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? राज्यसेवा. ये जो महाराष्ट्र पीएससी की है उसकी तैयारी कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि कैलेंडर ही जब नहीं आ रहा है तो मैं कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊं, कैसे टाइम अपना मैनेज करूं, कैसे सब्जेक्ट्स के बारे में। और ये कब से हो रहा है मैम? कब, कितने साल से आप वेट कर रहे हैं कि कैलेंडर ठीक तरीके से नहीं आ रहा है एमपीएससी? हर साल ऐसे ही होता है, हर साल होता है ऐसा ही, मतलब एग्जैक्ट डेट ही नहीं होता है हर साल। हाँ. रिजल्ट भी टाइम पे नहीं आता है. कौन सा भी रिजल्ट राज्य से मतलब महाराष्ट्र का कौन सा एग्ज़ाम रिजल्ट टाइम पे ही नहीं आता है. भरपूर सगळ्या गोष्टीला टाईमच लागतो, सगळ्या गोष्टीला बघायला गेलं तर. मतलब वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के जितने प्रोसेस है उसमें टाइम ही टाइम लगता है। और ये आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करती हैं? मतलब घर पे आपके कौन कौन है और यहाँ पे पढ़ाई आप कैसे सस्टेन कर रही हैं? और आप पुणे से ही हैं? नाही, मुंबईमधून आहे मी. ये मुंबई से पढ़ने आई हैं यहाँ पुणे में? नाही म्हटलं तरी मुलींचा खर्च 10,000 होतो आणि मुलींना जास्त शिक्षण असतात की तुम्हाला जास्तीत जास्त 2 ते 3 वर्षाचा पिरियड्स येतात, पण ह्यांचे रिझल्ट वेळेवर लागत नाहीत आणि दुसरी गोष्ट डेट पण यांच्या वेळेवर येत नाहीत. त्याच्यामुळे काय होतं की टाईम पुढे पुढे वाढत जातोय आणि टाईम पुढे पुढे वाढत गेल्यामुळे घरचे पण कंटाळतात की बाबा बाद झालं या तुम्ही, मग आम्हाला ती जे आम्हाला अचीव करायचं ते सोडून पुढे दुसरं काहीतरी करावं लागतं. ह्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम होतोय. बता रहे हैं कि रफली मतलब अगर आप एक डिसेंट खर्च की बात करें तो जो नॉर्मल लड़कियां यहाँ पे हैं वो पढ़ रही हैं उनको 10,000 पर मंथ लग जाता है, 1.25 लाख पर ईयर का है और 2-3 साल की तैयारी है तो आप उसका मैथ लगाइए। और अगर एग्ज़ाम का कैलेंडर नहीं आ रहा है तो फिर घर वालों का भी ये दबाव बढ़ता है कि मतलब या तो अब आप घर पे वापस आ जाओ और घर पे जाओ तो फिर दूसरे प्रेशर आएंगे, शादी कर लो या एक जॉब करो, इस तरह की बातें हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देविदास सिबितवार है, मैं नांदेड़ से हूँ. और कितने साल से सर आप यहाँ पे प्रिपरेशन? मैं पुणे में 2 साल हो गए सर, मैं पुणे में हूँ. अभी दिक्कत यही है कि जिस मैडम ने बोला कि डेट नहीं है, सर देखो डेट थी, डेट आई थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो गया शेड्यूल. लेकिन जैसा ही यूपीएससी का वैसा ही हो गया, लेकिन यूपीएससी की डेट दे दी, फिर हमारी क्यों डेट आ रही?
अगर यूपीएससी की हो सकती है एग्ज़ाम तो महाराष्ट्र की क्यों नहीं हो सकती, स्टेट सर्विस की क्यों नहीं हो सकती एग्ज़ाम। इसलिए हम बहुत डिप्रेशन में, सभी लोग बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि अगर डेट ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, टारगेट कैसे रख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध के हम अंदर में दौड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर तरीके से हमारे ऊपर बर्डन है, घर का बर्डन है, खुद का बर्डन है, हम खुद के लिए सोच नहीं सकते, इतने डिप्रेशन में अभी। कौन है सर घर पे? मेरा बड़ा भाई है, मेरे माता जी है और मेरे पिताजी है। क्या करते हैं वो? खेती करते हैं सर, मेरे सिर्फ 3 एकड़ खेती है सर मेरी। मेरा भाई काम करता है, मुझे पैसे भेजता है। अगर गवर्नमेंट ऐसे ही करता है हमारे साथ तो हम क्या करें फिर, किससे जवाब मांगे हम। डेट नहीं, कुछ नहीं, स्टेट सर्विस की नहीं है, ग्रुप बी की डेट नहीं है, कौन सी डेट नहीं। अभी जो फिलहाल जो एग्ज़ाम हो गए वो क्या बोलते हो, सरल सेवा बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, उसका रिजल्ट लगा है, कौन से एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग नहीं है। सब ऐसा बोलते हैं अंधेरे में है सब। फिर हम न्याय किसको मांगेंगे, हम किसकी तरफ देखेंगे। तो फिर आप जैसे 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, और आप बता रहे हैं कि 3 एकड़ ही है और नांदेड़ में है, जो थोड़ा पिछड़े ज़िले में आता है महाराष्ट्र के। अभी हम ये ट्राई सिटी वाले, ये काफ़ी उन्नत महाराष्ट्र है, जो एक ट्रायंगल है, नासिक, पूना और मुंबई, ये ट्राई सिटी जिसको कहते हैं। यहाँ काफ़ी रौनक, काफ़ी दौलत है, काफ़ी संस्थान है। लेकिन नांदेड़ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ काफ़ी स्ट्रगल है लाइफ में। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले यही पूछते हैं सर कब डेट आने वाले, कब एग्ज़ाम है। फिर ऐसे निराशा, घर का अगर फ़ोन आया तो उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या पूछते हैं, क्या सवाल देने का है, क्या बताने का। वो उनका काम कर रहे, पैसे मांग रहे, पैसे दे रहे, पर हम कुछ नहीं दे सकते 2 साल में। ये थोड़ा हम पे ऊपर ही थोड़ा डिप्रेशन क्या प्रेस है सर। तो सर आप भी तैयारी कर रहे हैं? यस। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं पीएससी की, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी यहाँ का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ लाखों विद्यार्थी जो थे वो तैयारी करते। आपने जब वैकेंसी देखी हर साल की 100, 200, मतलब ये विद्यार्थियों की मजाक चल रही है ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और आप 100-200 वैकेंसी निकालते हो, तो विद्यार्थियों का अपमान है। कि अभी क्या होता है, अभी लोकसभा, अभी वैकेंसी निकाल दी है 200, फिर बाद में हम बोल रहे कि बढ़ाओ वैकेंसी बढ़ाओ, अभी बोल रहे आचार संहिता है, लोकसभा है, फिर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, फिर वो वैसे की वैसी रहती है, फिर वैकेंसी भी बढ़ती नहीं, कुछ नहीं बढ़ती। अभी 2022 में, अभी 23 में जो नया पैटर्न आने वाला था, बच्चों ने आंदोलन किया क्योंकि हमको उतनी मुदतवार दी नहीं थी। तो बाद में आंदोलन होने के बाद 2 अटेम्प्ट हमको जो पुराना पैटर्न था उससे बढ़ा के दिए। तो फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया कि अगले 2 अटेम्प्ट 2023 की भी जो आपने एग्ज़ाम देखी उसमें ही 250 वैकेंसीज़, अभी 2024 में आपने देखी वहाँ भी 200 के आसपास वैकेंसीज। मतलब ये 2 अटेम्प्ट हमारे दबाना चाहते। तो हमारी यही मांग है कि ये जो लास्ट अटेम्प्ट है 2024 का, वो हमको कम से कम 1500 वैकेंसी चाहिए, क्योंकि जो पूरे संवर्ग होते स्टेट पीसीएस में 32 संवर्ग होते, उसके अंदर अलग अलग विभाग होते। तो अलग अलग विभाग के हम जब आंकड़ेवारी आरटीआई निकालते हैं तो आरटीआई में इतने वैकेंसीज रिखते कि स्टेट पीसीएस में कम से कम 1500 तो वैकेंसी निकल ही सकती है। मतलब पोस्ट है लेकिन निकल नहीं रही। निकल नहीं रहे। इनके जो रेड टेपिज्म है इसकी वजह से ये वैकेंसीज निकल नहीं रहे। ये हर बार विद्यार्थियों का अपमान, हर बार विद्यार्थियों की मजाक उड़ा रहे, ऐसा स्पष्ट कहना है हमारा। सरकार कौन सी भी हो, हमको इस सरकार के बायस नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट नहीं, जो सरकार के साथ नहीं है। हम विद्यार्थी है, हमारा काम है पढ़ना, हमको वैकेंसीज दो और हमको यहाँ से पास होकर निकलने दो, यही हमारी मांग है। मैं सरकार वाले प्रश्न पे वापस आऊँगा। फिलहाल पहले मैं जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके सारे मुद्दे, और फिर ये पॉलिटिकल लीडरशिप महाराष्ट्र की क्या कर रही है, जो बाकी देश से थोड़े उन्नत राज्यों में जिसकी गिनती होती है वो क्या कर रहे हैं, वो सवाल पे हम लौटेंगे। पहले इश्यूज़ को कर लेते हैं। सर हम आपसे भी बात कर, आप पढ़ रहे हैं या फिर आप मेंटर करते हैं? I am doing both the things simultaneously. I exhausted my attempts in 2019. Since then, I am simultaneously preparing for state PCS. Along with I am mentoring, like working professional. So I am doing state services exam, Rajya Seva. तो सर ये राज्य सेवा के बारे में 2-3 इश्यूज़ इन्होंने बताया कि एक तो कैलेंडर फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए एडमिशन, उसके लिए एप्लीकेशंस कब होंगे, उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, उस चीज़ ने बच्चों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। दूसरा, बच्चों की ये मांग है कि आपको क्लियर
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बताना चाहिए कितना है और आप हर साल कितने निकाल रहे हैं, उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए कि आपको इतना रिक्वायरमेंट है तो आप रखो। इससे इतर ये तो उन अभ्यर्थियों की, उन छात्रों की समस्या है जिनका सिलेक्शन हुआ नहीं। जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके सामने भी कोई इश्यूज है क्या? हाँ बिल्कुल है। मैं फर्स्ट आई विल लाइक टू कंटिन्यू द फर्स्ट वन। लाइक सी पोस्ट कोविड जो हुआ है ना, तो एग्ज़ाम्स रेगुलरली नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से जो शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो उसमें कई दिक्कतें आ रही। अभी जैसे इलेक्शन था 28 अप्रैल को, जो ड्यू एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद डेट नहीं आया है, तो ये एक इशू है। दूसरा वैकेंसीज़ का क्या है कि 2023 और 24 के 2 अटेम्प्ट जो ऑब्जेक्टिव के दिए थे, उसके लिए छात्रों ने 3 बड़े प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो पहला पैटर्न था वो 2 साल बढ़ाया था, और तो सबका ये था कि हमें कुछ चांस मिल जाए, लेकिन सिर्फ 200 वैकेंसी 2023 में आई, अभी भी सिर्फ 200 ही वैकेंसी है। तो सबका जैसे इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 1500 वैकेंसीज आ गई तो जो 2-3 साल से 4-5 साल से बच्चे ये पैटर्न से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक चांस मिल जाए, राइट। दूसरा जो आपने बताया कि जो सिलेक्शन के बाद क्या इश्यूज आते हैं, मेनली जो अभी इशू चल रहा है ऑप्ट आउट का, तो ऑप्ट आउट के लिए हमने एक फेलिसिटेशन भी। ऑप्ट आउट माने? ऑप्ट आउट मतलब क्या है कि जिन छात्रों का 2 जगह पे सिलेक्शन होता है तो उनको एक एमपीएससी विंडो ओपन कर देती है कि आप एक छोड़ दो वॉलंटरली, वहाँ पे कोई लीगल। मतलब दोनों स्टेट सर्विसेज के पोस्ट पे एक अभ्यर्थी का हुआ है। हाँ, स्टेट सर्विसेज मतलब कुछ सरल सेवा जो एग्ज़ाम होती है, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी की, उसमें भी कई लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक विंडो ओपन कर दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए या फिर आप ऑप्ट आउट कर दीजिए, विंडो ओपन कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑप्ट आउट नहीं करते, पहले तो बहुत कर ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, डेयर टू केयर। तो उसमें हमने क्या किया कि कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया बच्चों को कि सीरियसनेस अबाउट ऑप्ट आउट। और जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक कारण चाहिए था लोगों को ऑप्ट आउट करने के लिए। ये कारण क्या है? एक अभ्यर्थी, एक सफल अभ्यर्थी 2 वैकेंसी पे बैठना क्यों चाहता है जब पोस्ट निकल ही नहीं रही और ये इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं 2 साल से 3 साल से हो नहीं रहा? सी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन एवरी पर्सन, बट मोस्टली व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि बहुत लोग हवा करना पसंद है कि मुझे 4 पोस्ट मिली, 5 पोस्ट मिली, दे विल जस्ट होल्ड इट एंड लाइक they might have some commercial interest, maybe they will start coaching, they will start institutes and all. दूसरा जो है लोगों को कुछ मतलब ये होता है कि कुछ मुझे मिल जाए, पैसा लेके ऑप्ट आउट करते। हाँ वही बात कि बहुत कितना चल रहा है अभी रेट? जैसे 9 लाख तो अभी स्टेट पीसीएस का एक एग्ज़ाम था जहाँ पे गैजेटेड ग्रुप बी का पोस्ट था, वहाँ पे 9 लाख की डिमांड की थी, एक लड़की ने डिमांड की थी दूसरी लड़की को। आप विस्तार से बता सकते हैं कि क्या केस था वो? एक केस ये था कि जो तो वो उस एग्जाम्पल से लोगों को समझ में भी आएगा आउटसाइड महाराष्ट्र की ये गेम क्या है। तो 2022 का एक रिजल्ट आउट हो गया था, जनरल मेरिट लिस्ट। उसके बाद जैसे कमीशन जो है तो विंडो ओपन कर देता है ऑप्ट आउट के लिए, 4-5 दिन का समय मिलता है। तो जो वेटिंग में बच्चे हैं उनको पता चलता है कि कौन ऑलरेडी पोस्ट होल्डर है। तो एक लड़की थी, उसको पहले पोस्ट था, तो जो लड़की वेटिंग पे थी उसने उसको अप्रोच किया कि मैम आप छोड़ रहे हो क्या, मैं फर्स्ट वेटिंग में हूँ, आपने अगर छोड़ दिया तो मुझे सर्विस मिल जाएगी। तो सी जस्ट एंटरटेन्ड टिल लास्ट डे। सो लास्ट डे अराउंड लाइक आफ्टरनून सी गेव वन दिस इंस्टा ID and other guy who was like dealing with that, so he started asking if you want लाल दिव्याची गाडी पाहिजे असेल तर 9ची तयारी करा। 9 मतलब लाल बत्ती चाहिए तो 9 लाख अरेंज करो। तो उसने बोल दिया कि मैम लाइक आई कांट पे दैट मच बिकॉज आई एम जस्ट स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड दैट। तो वो डील करते करते 6 लाख तक आ गई थी। तो सीजनली कि लास्ट आखिरी अभी 6 तो देना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट ऑप्ट आउट। तो फिर वो डील कैंसिल हो गई, तो वो लड़की ने ऑप्ट आउट नहीं किया। तो ये तो न्यूज़ सब जगह पे आ गई थी। तो इशू ये है, मतलब ये एक तरह का कैनिबलिज्म मैं बोलूँगा इसको, कि अभ्यर्थी, सफल अभ्यर्थी ही बाकी अभ्यर्थियों की किस्मत को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। अगर ये बात सही है जो आप लोग बता रहे हैं ऑप्ट आउट की, कि एक व्यक्ति 2 पोस्ट लेकर के बैठा हुआ है और छोड़ने के 9 लाख मांग रहा है, और ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, रिपोर्ट हुआ है, सिविक मिरर ने कवर भी किया था इसको। तो इसमें क्या है कि दिक्कत बहुत लोग नहीं कर रहे थे, तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, डेयर टू केयर। उसमें जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, बाकी सब लोग हैं, वो कन्विंस कर रहे थे कि वाई ऑप्टिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कर करके अभी STI का एक वेटिंग आया था, अराउंड 167 वैकेंसीज थे, अराउंड 83 बच्चों ने ऑप्ट आउट किया, फ्री में ऑप्ट आउट किया। उन्होंने कुछ डिमांड भी नहीं किया। तो उनका हमने स्टूडेंट्स के वो 30 से सब फेलिसिटेशन किया था उनका, अभी संडे के दिन ही किया था। तो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वॉलंटरली आप कीजिए,
they are like brotherhood. There is a one fundamental duty like increasing brotherhood. तो ब्रदरहुड के लिए उन्होंने एक ऑप्ट आउट किया और अच्छा रिस्पॉन्स अब आ रहा है. तो इसमें बाकी भी लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे, जो ऑफिसर्स है, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, वो भी हेल्प कर रहे. तो इट विल स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, राइट. उसके साथ एक और दिक्कत होता है कि स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम है राज्य सेवा का, उसमें वेटिंग लिस्ट का ये नहीं है, ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ऑप्ट आउट का विंडो आता है. तो अभी जो ऑप्ट आउट हुआ है अराउंड लाइक आउट ऑफ 625 ओनली अराउंड 30 समथिंग ऑप्ट आउट हुए. और डबल पोस्ट होल्डर मोर देन 100 है. आर यू गेटिंग इट? मोर देन 100 पोस्ट होल्डर्स आर डबल पोस्ट होल्डर्स. और ऑप्ट आउट सिर्फ 30 लोगों ने किया है. तो जो 70 है टेंटेटिवली, तो वो तो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, तो वो वैकेंसी लैप्स हो जाएंगे. वो आने तक 2 साल चले जाएंगे और बच्चे ओवरेज हो जाएंगे. ओवरेज हो जाएंगे. तो इसलिए हमने एक डिमांड किया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, यशदा में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जो बच्चे नहीं आएंगे तो उनकी वैकेंसी जो वेटिंग में उनको दे दी जाए. ये हमारी मांग है कि जो डीवी के लिए नहीं आएंगे उनका पोस्ट जो वेटिंग में उनको दे दो. मतलब आप एक पोस्ट लेके बैठी है. हाँ, एक सिर्फ दिक्कत ये है कमीशन के लिए टेडियस टास्क है बहुत, कि उनको रैंक निकालना पड़ेगा, कैटेगरीज निकालना पड़ेगा. मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे एक ऑप्ट आउट, जैसे मैंने उस अभ्यर्थी का, अब उसके लिए क्या अच्छा शब्द तो कोई है नहीं, मतलब जो टेंडेंसी है अपनी सफलता से पैसा कमाने की, वो तो समझ में आ रही है. लेकिन कमीशन, जो चीज़ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और मतलब मेंटर्स बोल रहे हैं, ये कमीशन को भी तो दिख रहा होगा कि लोग पैसा खा के मतलब पोस्ट छोड़ रहे हैं. नहीं, सी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हाउ यू यूटिलाइज. ऑप्टिंग आउट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई विल अप्रिशिएट एमपीसी फॉर दिस पर्टिकुलरली, कि ये एटलीस्ट चांस तो दिया है. तो 21 में एसटीआई के जो पोस्ट है 5 वेटिंग लिस्ट निकले थे उसके, तो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था. दिस इज गुड इनिशिएटिव, बट देयर आर सम मिसक्रिएंट्स, दे आर मिसयूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. तो हमारा कहना है कि एक और चांस राज्य सेवा जो है तो वेटिंग में दे दिया जाए, तो इनका टेंडेंसी कम हो जाएगा. इनको पता है कि अब अभी नहीं दिया ना तो बाद में हमारा वेटिंग तो नहीं होगा, तो फिर वो डिमांड करते हैं. और उनको पता चलेगा कि हमने अगर ऑप्ट आउट कर दिया, नहीं भी कर दिया, तो दूसरे को मिलने वाला है, तो मांग ही नहीं करेंगे. एज सिंपल एज दैट, राइट. तो ये स्टेट सर्विसेज के ये इशू है. मैं चाहता हूँ आप लोग भी, ये सारे छात्र भी यहाँ आ जाएंगे, हम लोग बात कर ही रहे हैं. मैं जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी को लेकर के किस तरह के इश्यूज़ हैं. ये एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी भाषा है, मराठी यहाँ पे बोली जाती है, स्टेट लैंग्वेज है, आपको सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मराठी में होते हैं, और कई बच्चों की पढ़ाई महाराष्ट्र बोर्ड में होती है तो मराठी में ही होती है. और वो बच्चे जब यूपीएससी के लिए जाते हैं तो मराठी ऑप्ट करके भी आप यूपीएससी दे सकते हैं. तो उन बच्चों का अनुभव कैसा है? देखिए, मैं अभी 2 साल से मेंटरशिप भी कर रहा हूँ और स्टेट पीसीएस भी प्रिपेयर कर रहा हूँ. क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है संदीप मोरे. और सिचुएशन ये है कि जो रीजनल लैंग्वेज में प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, उनका इशू ये हो जाता है कि यूपीएससी अब लगभग एलाइट सर्विस की तरह बनते जा रहा है, जहाँ आईआईटी आईएम से बच्चे आते हैं, एम्स से बच्चे आते हैं, मतलब हायर इंस्टीट्यूट से बच्चे आके रीजनल लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं, जो खासकर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब ये चीज़ ऐसी हो गई कि ग्लैमर प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बढ़ गया है, बट वो ग्लैमर के साथ रियलाइजेशन ये या फिर इक्वालिटी कुछ नाम की चीज़ नहीं है कि रीजनल लोग जो बच्चे हैं उनको भी कुछ परसेंटेज रखा जाए. ऐसे मुझे लगता है कि यूपीएससी ने सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि एलाइट जो क्राउड है उनके अंडर ये रूरल या रीजनल वाले बच्चे होते हैं, ये दब जाते हैं. क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कोई, मतलब कितना भी कोई बुद्धिमान हो, एक आईआईटी वाला बच्चा और ये रूरल बैकग्राउंड से बीए पास किया हुआ बच्चा, ये कर ही नहीं सकते कॉम्पीट. ऐसी मतलब ये सिस्टम ही नहीं. जो यूपीएससी का एक सिंगल पेपर है, आप इसमें ये दोनों को चेक कर रहे हो, तो ये सरासर जाती है. मतलब आप एक साइड में बोलते हो कि कौन से स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है मराठी बच्चों को? रिटर्न के स्टेज में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, और इंटरव्यू में भी रीजनल लैंग्वेज का ऐसे, मतलब आप पिछला ट्रेंड देखोगे तो ऐसे कभी हुआ नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा हर बार 100 पैनल में मराठी स्पीकिंग फिर पैनल बैठता होगा, वहाँ भी एक ट्रांसलेटर होता है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू दिया और वो टॉप कर गए या रेगुलरली टॉप कर रहे हैं कोई रीजनल लैंग्वेज वाले. तो जनरली बायस हो जाती है चीज़ें कि इंग्लिश वाले ही टॉप करते हैं. और रिटर्न एग्जाम में ऐसे होता है कि रीजनल लैंग्वेज में पेपर लिखने के बाद आप अगर चेक करो लिस्ट या उसमें कैटेगराइज करो कि किसने रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको क्लियरली दिखेगा लास्ट 10 ईयर्स में टॉप 100 में रेयरली कोई बच्चे होंगे जो रीजनल लैंग्वेज से टॉप 100 में आ रहे हैं. तो ये सारा ये एलाइट सर्विस की तरह हो गया है कि आपको ऑफिसर्स चाहिए काम करने के लिए रूरल एरिया में, और आप ले रहे हो एलाइट लोग जिनका कुछ लेन देन नहीं उस चीज़ से, और आपको
रीजनल लैंग्वेज में लोग चाहिए ना, इंग्लिश में तो काम नहीं कर सकते आप कलेक्टर ऑफिस में जाके इंग्लिश में बात करोगे तो किसान इंग्लिश में थोड़ी आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। ज़रूरत तो आपको रीजनल लैंग्वेज वाले लोगों की है, ले रहे आप एलाइट वाले हैं। तो ये बैलेंस जो मेंटेन करने की ज़रूरत है यूपीएससी ने। और खासकर अभी सीसैट का जो इशू है, भले ही उन्होंने सीसैट क्वालिफाइंग कर दिया है बट इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि ऐसे लग रहा है कि 2013 से पहले जो सीसैट था वो इजी था क्रैक करना। जितना ये 67 मार्क्स लेने डिफ़िकल्ट है उतना ही वहाँ 150 मार्क्स लेना इजी था, क्योंकि वहाँ जितने एफर्ट्स डालोगे रिटर्न आ रहा था। यहाँ एफर्ट्स के रिलेटिव रिटर्न नहीं आता है, इतना सीसैट का पेपर इस टाइप से होता है। और जीएस का भी पेपर इतना मतलब रीजनल जो लोग हैं या रूरल बैकग्राउंड से उनसे भी इतना कैप्चर नहीं होता जल्दी, उतना जीएस का पेपर डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो यूपीएससी कट ऑफ 60 अब रिसेंटली प्रीलिम्स का पीटी का कट ऑफ लगा है 74 मार्क्स। तो कट ऑफ अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो दिक्कत क्या है? आप उसको इतना डिफ़िकल्ट और इतना एलाइट क्यों कर रहे हो कि कट ऑफ 75 के अराउंड रहे और बस आईआईटी आईएम या टॉपर इंस्टीट्यूट के बच्चे ही वहाँ पर आ सके। तो आप एक बार यूपीएससी ने ये सर्वे करना चाहिए कि जब से मतलब खासकर 2017 के बाद से कितने बच्चे रूरल बैकग्राउंड से क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू। और रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज। विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी ये मुद्दा बहुत बार उठाया है और ये ज़रूरी भी है। आप डिसाइड ही कर लो कि कोटा कि रीजनल लैंग्वेज का इतना होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। क्योंकि ये कम्पीट ही नहीं कर सकते रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे इंग्लिश जो लिख रहे हैं। देखो मैंने भी इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मेरा एजुकेशन मतलब पीजी तक इंग्लिश में हुआ था, तो आई नो कि मैं कर सकता था। बट अदर बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं खुद ही, तो उनको दिक्कत आती है। तो उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके साथ जाती हो रही है कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब किसी ने गरीब घर में या रूरल बैकग्राउंड में पैदा होना पाप थोड़ी नहीं, और ऐसे नहीं कि कोई गरीब पैदा हुआ है तो आईएएस नहीं बन सकता। तो मतलब मीडिया भी क्या करती है, 2-4 आईएएस जो बनते हैं रूरल बैकग्राउंड से या गरीब घर से, ड्राइवर का बच्चा ये बन गया, अरे भाई एक ही बन गया ना, 1000 पोस्ट है, एक ड्राइवर का बच्चा आईएएस बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर ड्राइवर का बच्चा आईएएस बनेगा। तो ये जो मीडिया कैंपेन चला जाता है कभी कभी कि गरीब लोग घर से बच्चा आके, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गरीब बच्चे, सारे पढ़ने आते हैं। बट उनको कहाँ पता होता है कि यहाँ ये ट्रैप है, ये बस ग्लैमर है। बट अंदर आने के बाद पता चलता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं, ये स्पेशल इलाइट क्लास के लिए ही बना है चीज़। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए और इस पर सीरियसली थिंक करना चाहिए गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि ये अगर बैकलैश कर गया तो बहुत डिफ़िकल्टी आएगी फ्यूचर में। एक अंतिम प्रश्न, आपने जो सर्विसेज हैं उनके विषय तो बताए हैं, कोई एक मेजर इशू अगर छूट रहा है तो बताइए फिर मेरे। एक्चुअली स्टेट पीसीएस का एक मतलब यूपीएससी का जैसे एक ईयर कैलेंडर फिक्स होता है कि मतलब जिस पीटी अगर मई में हुई तो अगले मई तक रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे ही स्टेट पीसीएस ने करना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे इन्होंने बोला कि 3-3 साल रिजल्ट लगने को होते हैं, तो ये मतलब प्रिपरेशन में डिफिकल्ट आती है, तो इसलिए 1 ईयर में ख़त्म होना चाहिए। इसमें एक इशू क्या है, बहुत बार एमपीसी तो डिक्लेयर कर देती है, कोर्ट केसेस जाते हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसी रही तो फिर उसकी वजह से भी डिले हो जाता है। जी, क्या नाम है सर आप? कंबाइन का इस भाई ने कहा, श्री राम नाम है हमारा। तो जो कंबाइन का एग्ज़ाम होता है वो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, उसका मेंस दिसंबर में हुआ। अभी सिर्फ क्लर्क जो है टाइपिस्ट, वो उसका सिर्फ स्किल टेस्ट रह चुका है और वो 6 महीने से निकाल ही नहीं आ रहा है। मतलब 6 महीने से हम सिर्फ जाना है, स्किल देना है अपना टाइपिंग का और आना है और निकाल है, बस उसके लिए 6-6, 7-7 महीने हमको अनएम्प्लॉयड ऐसे ही रख रहे हैं। न जाने अब कब लेंगे और कब छोटी का हुई ना नौकरी यहाँ पे क्या निकल पाएगी, इसका भी गोंधड़ है। और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि इतना काला राज चल रहा है कि हम लोकल बॉडी जो कहते हैं उसका भी 5-7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। मतलब आप विचार कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिक्लिनेशन हो गया है सब बड़ा वैल्यूज़ का। परीक्षा नहीं हो रहे, एग्ज़ाम नहीं हो रहे, आ रहे तो 3-4 साल बाद रिजल्ट आ रहे हैं उसके, जिसका 21 में एग्ज़ाम लिया और पॉलिटिकली भी यहाँ पर डिक्लिनेशन हुए हैं, खोखे वगैरह तो आपको सबको मालूम है। मगर लोकल बॉडीज़ का भी अभी तक 7 साल से आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ। 50 खोखे वाली बात कर रहे हैं क्या? हाँ, 50 खोखे, इतना पूरा डिक्लिनेशन। महाराष्ट्र कभी इथिक्स में टॉपर था पूरे स्टेट में, अपने देश में, मगर अभी बहुत डिक्रीज हो गए। थैंक यू। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि
जैसे आपने इश्यूज तो अपने सारे बताए, मेजर इश्यूज जो बच्चों के आ रहे हैं, हम पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में भी पूछना चाहते हैं। महाराष्ट्र को अच्छी खासी लीडरशिप मिली है। अगर आप 2019 से लेकर के 2024 का पहले देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं, वो कुछ दिन रहते हैं, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे आते हैं, फिर उनकी सरकार गिरती है, अब एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार के अंदर कॉम्पोजिशन चेंज होता है कोalition का। तो ये जो बार बार नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि आपके मुद्दे अफेक्ट हो रहे हैं, कि एक आदमी बैठेगा तो फिर डिसाइड करेगा ना कि क्या होगा? हाँ, वैसे भी कुछ बात है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कौन से भी निर्णय लेने के लिए। महाराष्ट्र सरकार में वैसे देखा तो दो ढाई था साल चले, अच्छे सरकारें चले, उसमें ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही। तब भी जो कामकाज, जो मंत्रालयीन कामकाज है, एक ऑर्डर निकल गया, एक वैकेंसी निकल गई, कोई जीआर निकल गया, उस पर तो आगे चल के एक्शन होता ही है ना, वो लैप्स नहीं होते। इसलिए जो पॉलिटिकल ये बदल भी जाएंगी सरकारें, तो भी जो ये छोटे छोटे निर्णय होते हैं वो होने चाहिए, उस पर कुछ आँच नहीं आनी चाहिए। आपको लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप में जो इंस्टेबिलिटी है उसका फर्क भी आप लोगों पे पड़ता है? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जो रिफॉर्म्स हो रहे या धोरने ला रहे, उस पर एक गैर असर पड़ रहा है कि इस सरकार, आपने जैसे आप अभी जिक्र किया कि इस बात का, पहले थे उद्धव ठाकरे सरकार आई, महाविकास आघाड़ी, फिर आई महायुति, फिर शिंदे घुस गए, फिर अजित पवार गए। इससे क्या हो रहा है कि जो निर्णय है, जो ये इस सरकार निर्णय ला रही है, और हमारे एमपीसी से कंपेयर किया जाए तो, इससे देखा जाए तो ये जो निर्णय है वो दूसरे सरकार के सरकार बदल जा रही है, उसके बाद कुछ रिजल्ट लग रहे हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है, एक मानसिक प्रेशर विद्यार्थियों को आ रहा है। तो ये आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये जो सिचुएशन है, ये मतलब सोचा जाए तो इसके लिए सब प्रावधान है, बट जुडिशरी भी इतना डिलेड चीज़ करती है कि मतलब जो शिवसेना की केस थी उसका रिजल्ट लगने तक 1 साल लग गया। 1 साल में मतलब अगर वो इस 1 साल में अगर जुडिशरी का रिजल्ट ये होता कि ये शिंदे जो सीएम है उनको हटाया जाए, अगर सपोज ये डिसीजन लेते, तो मतलब 1 साल आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चलाया, तो ये किसकी गलती है? जुडिशरी की गलती है या कॉन्स्टिट्यूशन की गलती है? मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी गलती रहेगी अगर 1 साल तक आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बिठा सकते हो? तो जुडिशरी भी थिंक करना चाहिए कि ऐसी केसेस जो है जिनका रिजल्ट टाइम पे देना ज़रूरी है, उसको अगर वार फुटिंग पे बैठ के वो चीज़ें 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने में ख़त्म कर दो। क्योंकि जो मतलब पहले सबको बोला गया है कि मतलब आप सब ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, धीरे धीरे लोगों में प्रेशर कम हो गया है, फिर उसका रिजल्ट दे रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी भी पॉलिटिक्स जैसे थिंक कर रही है, क्या चलो ठंडा करके खाओ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ प्रायोरिटी है, मतलब आप इतना इजीली ले रहे हो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कैजुअली 1 साल तक वो केस चला रहे हो, और उसमें उसके बाद बोल रहे हो इफ़ उद्धव ठाकरे हैज़ नॉट बीन गिवन डिजिग्नेशन सो वी वुड हैव रीइंस्टेट द गवर्नमेंट। कि मतलब ये चीज़ें जुडिशरी ने भी थिंक करनी चाहिए। यहाँ गलती जुडिशरी की भी है, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवांटेज मिल रहा है। 10th शेड्यूल को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और अभी ऐसे लग रहा है कि 10th शेड्यूल है या नहीं। मैं एक जितने हमारे सारे छात्र हैं इकट्ठा हो जाए, मैं एक आपसे एक फ्री विलिंग कमेंट चाहता हूँ। आप लोग सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्योंकि आप लोग स्टेट सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे हैं। तथ्य आपको पता है और उसका एनालिसिस भी बहुत करते हैं। अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें 56 भोग लगा हुआ है ना। उसमें बीजेपी है, 2 राष्ट्रवादी है, 2 शिवसेना है, ठीक है, 1 कांग्रेस है, वंचित बहुजन है, और अनेक पार्टियां भी हैं। तो इस पॉलिटिकल वैरायटी को आप लोग कैसे देखते हैं? सर पहले नहीं क्या होने जो हिस्ट्री है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की, जो लीडरशिप रहने की सीएम की, वो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहने की, और बाकी स्ट्रांग अपोजिशन रहने का। लेकिन अभी क्या हो गया कि अपोजिशन ही वीक हो गया है, और जो लीडरशिप है वो 3 पार्टीज़ रहने की वजह से स्ट्रांग हो गई है। तो सर हम नहीं समझ पा रहे कि कौन से पक्ष को हम सपोर्ट करें और किसके अगेंस्ट है। और जो अनएजुकेटेड है, जो अपने माँ बाप है या बूढ़े, वो क्या समझेंगे कि किसे मत देना है और किसे वोट। सर क्या नाम है? मैं एडवर्टाइजिंग सेक्टर में काम करता हूँ, पर मैं घूमता हूँ स्टूडेंट को वगैरह हर बार देखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी हम ही नहीं समझ पा रहे कि हमें किसे वोट करना है। तो और जो अनएजुकेटेड है या जो बड़े बुजुर्ग है वो कैसे जान पाएंगे? क्या कन्फ्यूजन है आपका, अगर आप थोड़ा सा और समझा के बताएंगे तो? कौन सा पक्ष है, किसका चिन्ह क्या है और
किसे वोटिंग करना है वो अभी तक कंफ्यूजन है, जो कि 1 महीने में अभी वोटिंग करना है, इतना कंक्लूजन हो गया। तो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन, आपको ये जैसे दो सेना है तो दोनों का अलग अलग आपको चिन्ह मुझे पता है कि उद्धव ठाकरे का जो मशाल है, हाँ। पर वो भी बहुत देर के बाद समझा है, और जो उनका ओरिजिनल चिन्ह था वो ये था, धनुष्य बाण था। तो हमें इतना कंफ्यूजन है, तो अभी जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और मतदान देने के बाद भी अगर पार्टी उसका कोलिजन बदल देती है, मतलब हमने इंडिया को दिया, उसमें भी वो पार्टी बाद में बदल जाएगी उसका, जैसे कि इंडिया का जो उनका कैंडिडेट है अभी फिक्स नहीं है, तो हम किसे देख के मतदान करें, ऐसा तो वो बाद में बदल जाएंगे, तो उसका क्या भरोसा। तो मतदान किसे करना है, हमने पिछली बार दिया शिवसेना बीजेपी को दिया, तो उन्होंने बाद में अलग हो गए, तो किस भी हिसाब से हम उन्हें मतदान दीजिए, मुझे वो आगे चल के सरकार पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर किसी उधर की पार्टी में चले जाएंगे और उसकी सरकार स्थापन करेंगे, तो किस बेसिस पर हम उसे मतदान करें, ऐसा। तो आपको लग रहा है कि कंफ्यूज्ड बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पक्ष, अभी हम एक को वोट दे तो वो वोटिंग वो उसके आगे जाएंगे उसके साथ जाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि क्या नाम सर आप? मेरा नाम माधव है, मैं नांदेड़ से आता हूँ लेकिन यहीं पे रहता हूँ। सच में बोलना है तो ऐसा है कि जो नेता है जो जेल में रहना चाहते हैं वो अभी सरकार चला रहे हैं, जो बाहर है वो अभी सरकार चला नहीं रहे हैं। तो इसमें एक ऐसा है देखो कि जैसा था अजित पवार है, वो उतना बड़ा घोटाला किए, वो भी सरकार में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, और उसके साथ साथ अनेक सारे नेता है कि कम से कम 70% नेता अभी सरकार चल रहे हैं जो कि भ्रष्टाचारी है। ये तो ये इतना जो अपना कौन कौन आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी है? पूरे इसमें कोई भी नहीं है। एक तो आपने मैं बोलता हूँ ना अभी देश का पंतप्रधान भी, मैं नहीं बोल सकता लेकिन पूरा जमाना बोलता है। देखो कि ये प्रधान माने प्रधानमंत्री हो, हाँ वही पंतप्रधान बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री बोलते हैं हम इधर मराठी में बोलते हैं हम। हाँ सुनो ना, वो भी ऐसा है कि देखो कि उन्होंने भी खुद भी हर जगह बोल दे कि मोदी गारंटी, उसका भी एक भी गारंटी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। देखो मंदिर उसने बनाया अच्छा किए, वो कि धार्मिक है उसका अपन नाम नहीं रख सकते, 370 हटाए वो भी अच्छा है, वो भी नाम रख, लेकिन ऐसी बात ये है कि कहीं जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिए वो ठीक है, लेकिन वो महाराष्ट्र में आके बोलता है कि 370 हटाए। महाराष्ट्र में क्या फायदा है उसका? कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के लिए मोदी ने क्या किया वो बताना जरूरी है। महाराष्ट्र में देखो अभी इससे पहले अनेक सारे निवडणूक हो चुके हैं, लेकिन मोदी जितना पैसा वेस्ट करते हैं जैसा कि एडवर्टाइज के लिए, अभी तुम पुणे में आए हो, पुणे में हर जगह तुम देखो आचार संहिता में किधर भी पोस्टर नहीं लगाते, लेकिन मोदी सरकार इतना पोस्टर लगाता है कि एक बार साबन का अभी एडवर्टाइज नहीं दिखता, शैम्पू का एडवर्टाइज नहीं दिखता, लेकिन हर जगह तुम्हारा मोदी को एडवर्टाइज दिखता है। भाई तो ये सरकार उनकी सरकार चला रही है क्या उनका बीजेपी सरकार की एडवर्टाइज कर रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है। वैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि 370 से महाराष्ट्र को क्या फायदा है, तो जैसे बीजेपी कहेगी कि भाई ये तो देश से जुड़ा मुद्दा है, सोवरेंटी से जुड़ा मुद्दा है ना, और जो आप कह रहे हैं कि क्या किया, तो फिर बीजेपी इस चीज़ का ऐसे भी जवाब दे सकती है कि भाई हम तो जैसे हर घर जल मिशन है वो तो उसमें तो महाराष्ट्र के लोगों के भी घर में पानी आया है, या प्रधानमंत्री आवास है वो तो महाराष्ट्र में भी बने हैं, या राशन है तो वो तो मराठी लोगों को भी मिला ही है। हाँ सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी नांदेड़ में से अशोक राव चव्हाण जाते हैं, उनका जो आदर्श घोटाला है उन्होंने खुद निकाले बाहर, बरोबर, अभी खुद उन्होंने उनमें सरकार में लिए, तो अब वो अभी मैं भी सोचता हूँ आपको वाका भारत भी सोचने की बात है कि भ्रष्टाचारी नेता सरकार चला रहे और अच्छे नेता बाहर है, यही वो दिक्कत है। और कौन लोग महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आते ही मतलब ये सब यूपीएससी भूल जाते हैं, पीएससी भूल जाते हैं अभी इनको। हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे मैंने कोर्ट केस का बोला वैसे कुछ केसेस इलेक्शन कमीशन में है, मतलब मैं इसके लिए एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ खाना खाया और आपको दूसरे दिन बोला गया आपने जो खाया था वो जहर था, वैसी चीज़ हो रही है कि जुडिशरी या हो इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने कल जाके बोल दिया कि नहीं ये शिवसेना ये राष्ट्रवादी ओरिजिनल थी, मतलब बात वही हुई। आपने वो 2 दिन बाद बोल रहे हो, 1 दिन बाद बोल रहे हो कि आपने कल जो खाया था वो जहर था, तो इसका क्या फ़ायदा? मतलब उसका मरे हुए इंसान को बोलोगे कि आप कल जो खाया था वो जहर था, तो सोचना चाहिए इस पर। और सारे मतलब क्या प्रोपेगेंडा पे ध्यान ना देते हुए सारे वोटर्स ने सोच समझ के इंडिविजुअल को वोट करना चाहिए, पार्टी वोटिंग बंद करनी चाहिए। पार्टी वोटिंग से कुछ होता नहीं, और हर जगह मैं खड़ा हुआ ऐसे समझ के बटन दबाओ, ये चीज़ें बंद करो,
हर जगह कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, उसकी क्या पढ़ा लिखा है, वो क्या कर सकता है, उसकी कितनी ईडी केसेस है, फेक ईडी केसेस कितने, ओरिजिनल ईडी केसेस कितने हैं, और वो कितनी बार पार्टी बदल चुका है ईडी केसेस के नाम से, वो सारी चीज़ देख के वोटिंग करो। हर जगह मोदी नहीं खड़े होते हैं, हर जगह हर एक अलग अलग इंसान खड़ा होता है। तो मोदी कोई ये नहीं कि 545 मोदी है नहीं इंडिया में मोदी एक ही है और वो वाराणसी में खड़े हैं। अगर आपको मोदी को वोट करना है तो वाराणसी में जाके आप रजिस्टर करवाइए अपना नाम और वहाँ जाके वोट करवाइए। बाकी जगह आपके प्रत्याशी जो है उसको वोट करे और ध्यान से देखिए कि वो क्या करता है क्या नहीं, और उसके हिसाब से वोट करे। कोई पार्टी जीते या ना जीते वो टैली होने के बाद देखेंगे। जैसे हमारे हर एक सब्जेक्ट का आंसर लिखते वक्त ये नहीं सोचते कि क्या टारगेट हो, हर एक सब्जेक्ट को टैकल करते करते आगे जाते हैं, टैली बन जाती है, हम पास हो जाते हैं। उस तरह से एमपी चुनो, पीएम बन जाएगा। और क्या मुद्दे हैं? हम ये भी समझ रहे हैं कि इन चुनावों में यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो कृषक परिवारों से आते हैं, खेती उनके घरों में होती है और वो लोग उनकी फैमिली सपोर्ट करती है और बच्चे यहाँ पे रहते हैं। सर, आपकी फैमिली कहाँ पे है? मैं तुलजापुर से हूँ, उस्मानाबाद धाराशिव डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा में। और हमारा क्या है, ड्रॉट प्रोनाउंस एरिया है। और अभी जो इन्फ्लेशन वगैरह बोल रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 हो गया तो क्या हो गया, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन के जो भाव थे, सोयाबीन ऑयल के, तो 10 साल पहले 4500 थे और क्विंटल 100 किलो का, तो अभी भी जाकर 5000 4000 इतना ही है। पर माने तो 4 से 500। और उसी तरफ हम फर्टिलाइजर का भाव देखें तो डबल ट्रिपल चौपल हो गया है। तो क्या है, ये जब बात हम बोलने घर में खेती, हमारे 10 एकड़ खेती है और सोयाबीन का वो पूर्ण लैप्स हो गया है, पूरा आया ही नहीं कुछ उतना। और तो हम जहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जहाँ पर रोजगार की बात करते हैं, तो हमें कुछ कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं क्या, आप 370 नहीं क्या, आपको 2000 मोदी जी के आते नहीं क्या। ये कैसे बात हुई भाई, ये कैसे हम हिंदू ऐसे ऐसे कहाँ से तोल मटोल दिया। हम तो शंकराचार्य का हिंदुत्व कहा था, जिन्होंने सवाल पूछने का मौलिक अधिकार पे बात किया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिलीजन पे आ जाते हैं। मतलब रोटी की कोई रिलीजन नहीं होती, और किसान है ना, तो किसान रोटी के लिए मर रहा है। अभी पूना में 10 साल पहले रेंट जो था पूना में रहने का, एमपीएससी यूपीएससी करने, वो 500-600 रुपए था, अभी जाकर 3500 हो गया है। तो बोलो कितने 800 टाइम्स वो बढ़ गया है। और वहीं पे जो कॉटन का भाव है, वो शुगर केन का ले लो, अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर केन, तो उसका भाव क्यों नहीं बढ़ाते, तो बोलते कि इसेंशियल फूड है, इसका भाव नहीं बढ़ाया जाता। मगर उसी टाइम पे जो कारखाना है, फैक्ट्री शुगर वाले, वो क्या करते हैं कि शुगर जो है वो बगैस वगैरह निकालते हैं, उसका अदर प्रोडक्शन या अल्कोहल निकालते हैं, वो उससे बहुत फायदा होता है। मगर किसान को जो प्रोड्यूसर है एक्चुअल में, उसको नहीं दिया जाता। कुछ भी ऐसे कारण बता के इसेंशियल फूड है, ये है वो है। तो एक तरह से वो क्या है ना, किसान को सिर्फ ऐसा 2000 देखिए, ऊपर वाले की जेब में 2000 रखा है मोदी जी ने, मगर नीचे वाले जेब से 20,000 काट लिया है। क्या नाम है आपका? तानाजी है मेरा नाम। हमारे यहाँ के एक सीएम, डिप्टी सीएम है, वो बोल रहे थे कि बच्चे सीरियस नहीं है, इसलिए हमने इनके 2 डिप्टी सीएम आपके स्टेट में, किसकी बात कर रहे हैं? जो बच्चे लोगों को पता है कौन है, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? देवेंद्र फडणवीस है, अजित पवार है, कौन है? पता है, सबको पता है। वो बच्चे लोगों ने वो स्पीच भी सुना है। वो बोल रहे क्या बोल रहे कि बच्चे लोग सीरियस नहीं है, इसलिए हमने फीस बढ़ाई है। ऐसा कैसा तर्क लगा है कि बच्चे सीरियस नहीं है? ऐसा कैसा कर सकते हैं? बच्चे सीरियस नहीं है बोल के कुछ भी बोल देंगे क्या? क्या बोलना चाहते हैं आप उनको, जिन्होंने ये बोला है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बच्चे लोगों को, जो हमारे बच्चे लोग कंप्यूटर एग्जाम की अब स्टडी करने वाले हैं, उनको सीरियस लेना चाहिए। नहीं तो ये बच्चे आपको कभी सीरियस नहीं लेंगे, कभी भी सीरियस नहीं लेंगे। इतना ही कहना। ये कह रहे हैं कि नेताजी स्टूडेंट्स को सीरियसली लीजिए, वरना स्टूडेंट्स आपको सीरियसली नहीं लेंगे। यही बात है। यहाँ जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके आपने मुद्दे सुने। काफ़ी गंभीर बात है। जैसे हमने पहले बताया, चाहे पुणे से बड़े भी शहर जो हैं, अगर उनको पीसीएस की तैयारी करनी होती है, वहाँ के बच्चे भी पुणे आकर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटरशिप अच्छी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन इस अच्छी जगह पे आने के बाद भी, यहाँ पे आपने उदाहरण देखे, 3-3 एकड़ खेत जिनके पास में है, वो लोग पैसा दे करके बच्चों को भेज रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद भी उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रोसीजरल
जो चीज़ें हैं वो अभी तक के सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। सरकार जिस तरह से बिहेव करती है, फंक्शन करती है, उसका कन्फ्यूजन बच्चों के भविष्य को कन्फ्यूज़ कर रहा है। और यही कन्फ्यूजन यहाँ के कई बच्चों ने कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रहा है, जिसे आप वैरायटी कह सकते हैं, कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं। इस तरह की और बातचीत हम महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में जाकर के रिकॉर्ड करते रहेंगे, आप तक लाते रहेंगे। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। सदाशिव पेट से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।